अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप बहुत विनम्र होने चाहिए, भावुक होने चाहिए, संवेदनशील होने चाहिए, सहज होने चाहिए, सरल होने चाहिए, निश्चल होने चाहिए और सबसे ज़्यादा तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इन गुणों का समागम नहीं है तो आप पेड़-पौधे से, चाँद-तारों से, जीव-जंतु से या यूँ कहें कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड से भी प्रेम नहीं कर सकते। तो जो बच्चा आपसे सीखता है वही करता है। हमारे साथ एक महिला बैठी हुई नजर आ रही होंगी, समाज सेवी भी है, साहित्यकार हैं, कवित्री हैं, बहुत अच्छी लेखनी है इनकी, मुखर होकर के बोलती हैं और वही लिखती भी हैं, लोगों तक बात पहुंचाती हैं फेसबुक और उस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और आज हजारीबाग अपडेट्स पे टॉक विद अपराजिता में हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी दर्शकों का ढेर सारा स्वागत और उसके पहले मैं चाहूंगी कि मोना बग्गा का ढेर सारा स्वागत करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। कविता से शुरुआत की जाए। बिल्कुल नारी पर जिस तरह प्रखर होकर के आप लिखती हैं, मैं चाहूंगी कि नारी सशक्तिकरण या नारी से रिलेटेड जो मनोस्थिति आप लिखती हैं, जो बिल्कुल दिल को छू जाता है, उससे शुरुआत कीजिए। तो मैं अपनी पहले एक कविता ही सुना देती हूँ आप सभी को। अबला नहीं सबला। ढलना है मुझे हर माहौल में, उतरना है खरे मुझे सबके असूलों पर, करना है मुझे सबको खुश, जगह बनानी है मुझे सबके दिलों पर। इन सवालों के साथ गढ़ी जाती हूँ मैं, बचपन से जवान होने तक एक ऐसी मूरत बन जाती हूँ जो जीने लगती है किसी की जिंदगी को सफल बनाने के लिए, अपने ख्वाबों को खोकर किसी और के अंदर उसकी चाहतों को जीने के लिए। समझ ही नहीं पाती अपने आप को वो बेटी, बहन, पत्नी, माँ और ना जाने कितने किरदारों को निभाते बन जाती है ऐसे रंगमंच की मंझी हुई कलाकार, जो हर रूप में हर रंग को निभा जाती है बड़ी सरलता से। दर्द होता है उसे, चोट लगती है उसे, चुप जाती है बातें दिल में, आंखों में नमी होती है उसकी भी, ढेरों सवाल पूछता है उसका मन भी, पर जवाब नहीं मिलते, क्योंकि सुनना, सहना, घर बसाना, खुद को होम कर मिट जाना तो सिखाया जाता है बचपन से, मगर अत्याचार ना सहना कभी किसी ने नहीं सिखाया। आवाज नीची रखना तो सिखाया जाता है, मगर आवाज उठाना ये नहीं बताया जाता। सोचती हूँ घुट गई अगर, मौन हो गई अगर मैं, तो रह जाऊंगी अबला बनकर। नई पाठशाला का उदय कर सिखा जाऊं बेटियों को जीने का एक सबक भी अगर, तो तब कर जीवन में सांझ में कुंदन की तरह मैं एक शक्ति बन माँ दुर्गा की तरह बिखरती जाऊंगी, निखरती जाऊंगी हर एक स्त्री स्वरूप में, हर नारी के रूप में। ये थी मेरी कविता अबला नहीं सबला। बहुत शानदार। और मुझे लगता है कि जो महिलाएं या जो फीमेल हैं, जो दर्शक हैं हमारे फीमेल दर्शक, वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। सही बात है, कितनी सारी जिम्मेदारियां पुरुष भी निभाते हैं, महिलाएं भी निभाती हैं, लेकिन सच में वो अपने लिए सेल्फ लव जो है, अब तो कई महिलाएं सीख रही हैं। वैसे आपके ज़माने की अगर बात की जाए, जब से आप लिख रही हैं या जब से आप जिन चीज़ों को महसूस कर रही हैं और उसको प्रस्तुत कर रही हैं, उस वक्त और अब में डिफरेंसेस क्या लगता है? उस टाइम महिलाएं, जैसा मैंने अभी अबला नहीं सबला पढ़ा, तो उस तरह की महिलाएं होती थी, जैसे मैंने अपनी माँ को देखा है, अपनी दादी को देखा है, लेकिन विचारों में मेरी दादी बहुत ब्रॉड थी, बहुत ऊंचा सोचती थी, लेकिन मेरी माँ का वही रहता था, थोड़ा सोच थोड़ी सी डाउन लगती थी, लेकिन मेरे पिता बहुत, उनके विचार बहुत ऊंचे थे। शायद दादी का पिता में आया हो और नानी का में भी माँ में आया हो, तो ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माँ कहा करती थी कि जब उस समय, उस जमाने में जब मेरी माँ पढ़ना चाहती थी तो वो क्लास 9-10 तक पढ़ रही थी, और जब उन्हें पीरियड्स आए थे तो मेरी नानी ने उनका स्कूल छुड़ा दिया था। Oh my God, कि वो अब बड़ी हो गई है। हाँ, बड़ी हो गई है, और अब इस टाइम के बाद अगर वो स्कूल गई या उसके साथ कोई हादसा होता है तो वो बहुत गलत होगा। तो ये चीज मेरी माँ ने बहुत पहले बताई थी और ये मेरे दिमाग में बहुत स्ट्राइक करती थी बात। सीरियसली मुझे एकदम रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो मेरी माँ ने मैट्रिक पास की थी और उसके बाद उनकी शादी हो गई थी। मैट्रिक पास उन्होंने घर से अपना, जिस समय एग्जाम के भरे थे फॉर्म वगैरह, और वो जाके एग्जाम देती थी। तो उसके बाद मेरी माँ की शादी हो गई थी, और मेरी माँ शायद उसी सोच को लेकर मुझसे भी बहुत डरती थी कि मतलब बहुत संभल के रहना है जिंदगी में, ज्यादा खुली छूट नहीं। और उस समय जब आज से मैं 20-30 साल पहले देखती हूँ तो लड़कियां वैसे ही रहा
रहा करती थी, बहुत ज़्यादा छूट नहीं मिलती थी और पढ़ाई करना होता था। पढ़ाई करने के लिए कभी रोक-टोक हमारे घर में नहीं होती थी और मेरी तो बुआ लोग ने पढ़ाई ही बहुत उच्च स्तर में की है। मेरी अमेरिका यूनिवर्सिटी में मेरी बुआ ने पढ़ाई की है, मेरे चाचा ने वहाँ की है और मेरे घर से शुरू से ही लोग बाहर थे, तो मेरी दादी की सोच बहुत अच्छी थी। यानी कि जमाना मायने नहीं रखता है, नहीं, अपनी आपकी फैमिली की सोच, जो हाँ, सोच है, जो हाँ, मेंटालिटी है, और वो ये गढ़ी जाती है। मैंने कहा ना, गढ़ी जाती है औरत। तो अगर मैं अपनी माँ को देखती और माँ मेरी नानी की तरह, और मेरे पापा शायद इतने ऐसी फैमिली से ना होते तो शायद मैं भी इतना नहीं कर पाती। आपकी बुआ भी नहीं होती, हाँ, आप भी नहीं होती, वो रह जाता शायद कहीं पीछे। तो एक सोच होती है और एक माँ को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, या माँ या पिता, दोनों में से कोई एक। आपने क्या झेला है वो एक तरफ रखिए एक तख्ते पर, और आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं, अपनी बेटी को क्या वही चीज वापस देना चाहते हैं या कुछ डिफरेंसेस होने चाहिए? लेकिन मेरी माँ ने कभी मेरी पढ़ाई के लिए नहीं कहा कि पढ़ाई कभी रुकनी चाहिए। एक सहमा हुआ मन, एक मन डरा हुआ उनका हमेशा रहता था कि कहीं कुछ गलत ना हो, कहीं कुछ ऐसा ना हो। अब क्या डिफरेंसेस? अब मैं देखती हूँ, मैंने अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया है, मैंने उसको एकदम आज़ादी दी और मैंने उसको पढ़ाया। उसने रांची से अपनी पढ़ाई पूरी की और MBBA भी किया। अच्छा, एक आजाद महिला की अगर बात की जाए, आजादी दे दी जाए महिला को, तब गलत होता है या रोक टोक बहुत हो उस वक्त चांसेस ज्यादा रहते हैं? नहीं, महिला के दिमाग में रोक टोक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत आज़ादी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए महिला एक ऐसी चीज़ है जो निर्माण करती है, रचयिता है। हम उसको पूरी प्रकृति की रचयिता कहते हैं। तो जो रचती है उसने निर्माण करना है। आप तस्वीर भी बनाएंगे तो आपके ऊपर है कि आप काला रंग करके उसको भयावह बना दें या आप खूबसूरत रंग बिरंगे करके उसको खूबसूरत तो आपके पास कलर्स तो अवेलेबल हो, लेकिन काले रंग का मतलब बता दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप महिला को कुछ बच्चे को, अपनी बच्ची को ही अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसको एक मर्यादा उसकी जरूर बताएं, क्योंकि स्त्री मर्यादित रहे तो बहुत अच्छा है, पुरुष भी मर्यादित रहे तो बहुत अच्छा है, तभी एक अच्छे समाज का गठन हो पाता है। अगर स्त्री भी मर्यादित नहीं है, पुरुष भी मर्यादित नहीं है, तो समाज कभी भी एक अच्छा दर्पण नहीं दे पाएगा। एक घर की अगर बात की जाए, एक घर में जो एक पुरुष एक महिला होते हैं, उसमें से कोई एक भी अगर अमर्यादित व्यवहार करे तो किस तरह जिंदगियां बिल्कुल तहस नहस हो जाती है, फिर बच्चों पे पड़ता है, फिर उसी तरह से समाज उस तरह का। बिल्कुल, देखिए अभी अगर किसी घर में पुरुष हाथ उठाता है तो उसका बच्चा वही देखता है, उसका बेटा वही देखता है, उसे लगेगा कि ये तो रूटीन होती है इंसान की, ये मर्द हाथ उठाना बहुत आम बात है और वो वही देख के अपनी पत्नी के लिए भी वही करेगा। लेकिन अगर एक पिता कहीं पे उसकी माँ की हेल्प कर रहा है या एक बहुत अच्छा परिवार, हंसी खुशी का माहौल है, तो वो भी आगे से अपने परिवार को वही माहौल देता है। तो जो बच्चा आपसे सीखता है वही करता है। कुछ जगह पे ये चीजें डिफरेंस आ जाती हैं, जैसे कि कुछ आप अपने दोस्तों और अपने सर्कल से भी सीखते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, संगत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। संगत से गुणात है, संगत से गुणजात है। तो संगत जो होती है आपको अच्छे के लिए होती है, तो आप अगर अच्छी संगत लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर अच्छी संगत आपकी नहीं है तो आप बहुत बुरा भी कर सकते हैं, आपको घर में संस्कार भी मिल रहे हैं, लेकिन आपकी अगर संगत बहुत बुरी है बाहर, तो आप कहीं ना कहीं उस संस्कारों को दबा के आप निकल भी जा रहे हैं, जैसा कि आज का माहौल है उस हिसाब से। जिस तरह की फ्री स्टाइल कविता आपने पढ़ी, वो क्या कहते हैं उसको? क्षण मुक्त कविता कहते हैं जी। मैं जब भी लिखती हूँ तो मैं क्षण मुक्त लिखने की कोशिश ज्यादा करती हूँ, और मैं लिखती ही क्षण मुक्त में हूँ, इसलिए क्योंकि मैं शब्दों को कभी बांधना नहीं चाहती। मैं जब लिखती हूँ तो मुझे लगता है नदी है शब्दों की, और मैं उससे अच्छे शब्द लेके बस एक कविता गढ़ रही हूँ या कुछ समाज को देने के लिए कुछ अच्छा गढ़ रही हूँ, तो यही सोच के मैं लिखती हूँ क्षण मुक्त ज्यादा। कोई और अपनी कुछ महिलाओं पर लिखती हैं आप, उनकी मनोस्थिति पर लिखती हैं, और किस तरह का, क्या रोमांटिक कविताएं भी लिखती हैं? रोमांटिक भी लिखी है मुझे। मैं जब सिर्फ महिलाओं पे लिख रही थी तो मुझे किसी ने बोला आप देशभक्ति पे भी लिखे, आप रोमांटिक भी लिखे, तो प्रेम थोड़ा मेरे से दूर है। मैं प्रेम सबको करती हूँ, लोग मुझे भी बहुत चाहते हैं, मैं भी बहुत करती हूँ, पर प्रेम की कविताएं लिखने पिरोती हूँ, बट मुझे पता नहीं क्यों, पता नहीं, मुझे प्रेम ना कुछ छला सा लगता है, तो मैं उसको नहीं लिखना पसंद ज्यादा करती हूँ, बट मैं लिखती हूँ। मेरी कुछ कविताएं हैं प्रेम पे लिखी हूँ, वो बहुत पसंद की गई हैं। खुशबू भरे खत हैं और भी बहुत सारी हैं, तो वो मेरी किताब आ रही है, उस पे आपको मिलेंगी वो कविताएं। तो फिर प्रेम छल है, उस पर भी हम लोग शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आजकल चलंत में है वो। हाँ, चलंत में है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, तो इसलिए मैं प्रेम पे बहुत ज्यादा नहीं लिखती हूँ। महिलाओं पे थोड़ा ज्यादा ओवरथिंक किया तो खुद ही टेंशन, और कोई काल्पनिक नहीं लिखना चाहती। जैसे मैं एक सब्जी वाली के पास गई हूँ अगर, और वो
उसको किसी से बात करते सुन रही हूँ, या मैं कहीं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, 2 महिलाएं बात कर रही हैं, या वो कुछ परेशान सी हैं, या कोई भी बात हो रही है, ऐसे जस्ट कान में कुछ बातें आ गई, या कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा है कहीं पे, तो मैं जब बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया चाहे कितनी भी आगे भाग रही है, वो स्त्री अगर किसी बैंक में मैनेजर है, अपने पैरों पे खड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसकी तकलीफ वही मुझे पीछे वाली महिला के जैसे दिखती है उसकी तस्वीर। तो ये सब जो चीजें देखती हूँ ना, तो मैं कविताएं चुनती ही अपनी। अब ये सोचिए ना कि आपके अपने अंतर्मन में कुछ और चल रहा होगा, मेरे अपने अंतर्मन में कुछ और चल रहा होगा, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं उनको वो दिख रहा है जो हम दिखा रहे हैं, और वही शायद दिखावे वाली जिंदगी सब जीने लगे। बिल्कुल, छुपने छुपाने बिल्कुल छुपने छिपाने वाले। मैंने लिखी थी संघर्ष करती महिलाएं, एक कविता है मेरी, उसमें 4 पंक्तियां ऐसे थी कि हर दरवाजे पे आपको एक मुस्कुराती हुई स्त्री मिल जाती है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द है ये नहीं बता पाती। तो हर स्त्री जो है ना, वो अपने चारदीवारी में अपना एक घर ढूंढती है। चारदीवारी तो उसको मिली है, उसका घर है जिसको सजाती है, करती है। तो एक स्त्री अपने घर के अंदर भी चारदीवारी में अपना एक घर ढूंढती है। कि लोग ज़रूर ये चाह रहे होंगे कि आपकी जो भी रचनाएं हैं वो और सुने, उसको लाइक करें, और तब तक मैं दर्शकों से थोड़ा रूबरू होंगी। बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हमारा जो पॉडकास्ट शो है वो थोड़ा बाधित हुआ था, लेकिन इतने सारे ईमेल्स और इतने सारे फ़ोन कॉल्स ने हमें परेशान कर दिया, और हमें लगा कि क्यों ना मोना बग्गा जी से, जिनको काफ़ी पहले ही हमने आमंत्रण दिया था हजारीबाग अपडेट्स के लिए, उनसे शुरुआत की जाए, एक जननी से शुरुआत की जाए। और ये पॉडकास्ट कब अपलोड होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज बहुत अच्छा दिन है, आज अक्षय तृतीया है। कई लोग बहुत शुभ मानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ आज के दिन में हुआ है। परशुराम, भगवान परशुराम का जन्म हुआ है। माँ दुर्गा बहुत किसी की फेवरेट होंगी, हमारी भी हैं, उन्होंने महिषासुर का वध किया है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। आप किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं आज के दिन तो वो ज़रूर पूरा होता है। तो शुरुआत लगा कि फिर से रीस्टार्ट किया जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे दिन बुलाया आपने अक्षय तृतीया की। सबको शुभकामनाएं मेरी ओर से भी। तो मेरी कविता है एक, मुझे प्रेम है, मैं प्रेममयी हूँ। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप बहुत विनम्र होने चाहिए। ये मैंने अपनी सोच को ही कविता में ढाला है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप बहुत विनम्र होने चाहिए, भावुक होने चाहिए, संवेदनशील होने चाहिए, सहज होने चाहिए, सरल होने चाहिए, निश्चल होने चाहिए, और सबसे ज्यादा तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इन गुणों का समागम नहीं है तो आप पेड़ पौधे से, चांद तारों से, जीव जंतु से, या यूं कहें कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड से भी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खुद के अंदर खुद को अभी तराशना और तलाशना दोनों बाकी है। तो ये मैंने एक, प्रेम कभी उग्र नहीं हो सकता है, और प्रेम कभी किसी का नुकसान नहीं कर या सकता ख्वाहिश नहीं रख सकता है कि मुझे भी चाहिए। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। तो प्रेम पे मैंने बहुत सारी लिखी है, पर अभी मैं लेके नहीं आई आपके सामने, लेकिन मेरी किताब आ रही है, उसमें आप जरूर पढ़ेंगे। जरूर। कितनी किताबें अभी तक आ गई हैं? मेरी साझा संग्रह तो ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारी आ चुकी हैं। राजस्थान से आई है, दिल्ली से बहुत सारी आई हैं, और बिहार से, झारखंड से बहुत सारी आ चुकी हैं। लेकिन मैंने एकल पे काम नहीं किया था, क्योंकि मेरा मानना ये था कि मुझे अभी बहुत तलाशना है बहुत कुछ अभी, और मैं शायद अभी भी ना लिखती एकल। लेकिन रतन वर्मा भैया जी जो हैं, कथाकार हैं, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने मुझे बोला नहीं, अब तुम्हारी किताब आनी चाहिए। तो उनके आग्रह पे ही, उनके बहुत बोलने पर ही मैंने कोशिश की है। मैं नहीं सोचती थी कि मुझे अभी शायद उतना अनुभव आया है जिंदगी का, क्योंकि आजकल किताबें छपवाना बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। इतना ज्यादा हो रहा है। हाँ, और बहुत आसान हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप लिखते तो बहुत कुछ है, लेकिन आप क्या दे रहे हैं समाज को, और आप क्या समझ रहे हैं, या आपकी कविताओं से क्या एक मैसेज जा रहा है लोगों को, संदेश, वो नहीं समझ पाते, और आप किताबें छपवा रहे हैं। तो आपको पढ़ना, समझना बहुत। अच्छा, साहित्य की दुनिया हो या खबरों की दुनिया हो, लोग सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए या एक कोरम पूरा करने के लिए बस लिख देते हैं या लोगों तक पहुंचा देते हैं। सोशल मीडिया बहुत आम ये हो गया है, जरिया हो गया है, लेकिन क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे ये कोई नहीं सोचता है। आपके
एक कविता का या किसी एक खबर की एक पंक्ति से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सामने वाले पे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इतने सेल्फिश हो चुके हैं लोग, और इतना मैंने कहा ना, इंसानियत खो चुके हैं लोग। वैसी वाली बात करें तो बहुत सत्य साबित होती है आजकल ये बात। कुछ भी लिख देना। अभी जैसे हमारे देश का माहौल कुछ ऐसा चल रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं शहीद भी हो रहे हैं बहुत सारे, और जैसे अभी पहलगांव की घटना घटी, तो हम किसी देश को खड़े होकर गालियां देने लग जाएं, या उस कविताओं में काव्य पाठ कर रहे हैं तो हम देश की बुराई कर रहे हैं, या दूसरे देश को गालियां दे रहे हैं, तो ये हमारे कभी भी साहित्य में या कभी भी ये नहीं होता है कि आप इस तरह से उद्दंड होके कुछ भी लिखिए। आपने भारत उदंडता का परिचय नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता है। आप मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं तो आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आप उस जरिए से दीजिए, या अपनी कुछ अच्छी पंक्तियों से उन्हें मुंहतोड़ या रियलिस्टिक होकर के दीजिए, उदंडता करके। जी, कई बार मैं सोशल मीडिया पे जब ऑनलाइन आती हूँ तो मुझे बुरा लगता है, तो मैं उस दिन तो उसमें आ जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में जरूर लिखती हूँ कि नहीं, ये जो कविगण आए थे, इन्होंने जो भाषा अच्छी नहीं अपनी प्रयोग की, तो ये मायने नहीं रखता है। आप किसी भी तरह से, लोग मौन होके भी अपना विरोध जाहिर करते हैं, लोग अच्छी बातें लिख के भी अच्छे से विरोध करते हैं, और भारत कभी कायरता की मूर्ति रहा नहीं है। अग्रेसिव हुई है, लेकिन हाँ, शब्दों का बिल्कुल शब्दों का इस्तेमाल, और आपकी बातों का वजन हो, आपकी फुहड़ता नहीं झलकनी चाहिए। और आज के समय में सिर्फ फुहड़ता के अलावा और कुछ नहीं रह गया जीवन में, चाहे वो पहनावे में हो या फिर। बिल्कुल। आज देखिए, कोई माँ बेटी से आगे निकलना चाह रही है तो पहनावा कहाँ चला गया है। समाज में हम बोलते हैं बहुत बलात्कार बढ़ गए हैं, बहुत कुछ आ गया है, बहुत घटित हो रहा है ऐसा। लड़कियां आज इतनी उद्दंड हो गई हैं कि मतलब मैं महिला पे लिखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं महिला को दोष दे रही हूँ, लेकिन आज का जो माहौल है, मतलब बेटे शादी करने से डर रहे हैं, हम बेटियों को किसी के घर में भेजने से डर रहे हैं, अच्छे लड़कों को लाने के लिए, हम अपने दामाद बनाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है कि भाई उसके घर का लड़का वो अच्छा है या नहीं, या लड़की हम जो ला रहे हैं पता नहीं वो मेरे बेटे के साथ कल कोई घटना ना घट जाए या कुछ ऐसा हो, डरे सहमे से हो गए अभी हैं। आप बहुत करीब से जो चीज देखती हैं वो ही बोलती हैं अक्सर, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या इस तरह की जो भी हैं कि मतलब प्रेम के नाम, वो प्रेम छल है वाली बात जो है, वो बहुत ज्यादा चलंत में हो गया है। लोग मतलब मैनेज कर रहे हैं रिलेशंस को, क्योंकि मर्यादा लोग देख ही नहीं रहे। बिल्कुल मर्यादा टूट चुकी है, बिल्कुल यही बोलूंगी। क्योंकि अगर संस्कार आपको मिले हैं कि 7 जन्मों का साथ है या पूरे जीवन का साथ है, कई बार आप देखेंगे कि लोग विडो हो जाते हैं और सारी जिंदगी एक पुरुष के साथ, उसकी याद में उनके बच्चों को पालते हुए निकाल देते हैं। पर एक पुरुष को हमेशा दिखाया है कि वो शादी कर लेता है, वो नहीं पाल सकता बच्चे, या तो एक स्त्री का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्त्री अपने आप को दुर्गा के रूप में भी रख सकती है, और गलत भी आके बहुत गलत एग्जाम्पल भी दिखा सकती है समाज को और दे सकती है। तो यही चीजें बहुत ज्यादा अब आ गई हैं, तो इसलिए हाँ, उन गिने चुने लोगों का क्या होता है। अब बराबरी की बात हम करते हैं, यहाँ पे बराबरी की बात आ जाती है। पुरुषों को अधिकार है तो महिलाओं को क्यों नहीं? महिलाएं यही आजकल क्वेश्चन ज्यादा तो मतलब पुरुषों को सुधारना नहीं है, आपको भी गलत कदम पे चल देना है। मतलब वो गलत है तो वो गलत, लेकिन आपने जिसको जन्म दे दिया है वो कहाँ जाए? वो तो समाज निर्माण के लिए, आपने देश के निर्माण के लिए, देश की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी बनेगी, कल समाज आपका उससे बन रहा है, एक घर बनाएगा वो, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? माँ बाप के झगड़े में बच्चे ऐसे हो जा रहे हैं कि बच्चे एकदम खत्म हो जा रहे हैं। कभी फैमिलीज पे लिखा है कुछ आपने? हाँ, परिवारों पे भी मैंने लिखा है, आर्टिकल्स लिखे हैं मैंने काफी। हाँ, बच्चों को लेके आर्टिकल लिखा है। अभी क्या सुनाएंगी? चाबियां सुनाती हूँ। चाबियां एक ग्रुप में मैं थी, तो वहां पर हर वेडनेसडे को कुछ फोटोज आती थी, तो मुझे फोटो से लिखने में बड़ा मजा आता है। जैसे तस्वीर आ गई, अब उस पे आप अपने शब्द जोड़े। तो कविताएं कभी घूमते फिरते आती हैं, शब्द आते हैं, उनको तुरंत नोट करना पड़ता है। अगर वो उस टाइम चले गए फिर नहीं आते वो, फिर आप कितना दिमाग लगा लीजिए, वो कविताएं कभी बन ही नहीं पाती। तो उसमें हमेशा तस्वीर आती है, और मुझे अक्सर ये होता है कि कोई तस्वीर लेके, कभी मैं बहुत भूल जाती हूँ शब्द, जैसे लिखना चाहती हूँ और बहुत जोर दे रही हूँ और कुछ लिख नहीं पा रही हूँ, तो मैं इंटरनेट
के गूगल में वहाँ जाती हूँ और गूगल से अच्छी-अच्छी तस्वीरें निकालती हूँ और उसमें फिर कविताओं को गढ़ती हूँ। तो ये मेरी एक थोड़ा मेरी आदत है। तो उस तरह से मैं उस पे ताला और चाबी आया था, तो मैं बोली इस पे भी कविता बन सकती है। तो मैंने सोचा कि इससे भी रिलेटेड कविता बनाऊँ, तो मैंने ये लिखी थी, दिलों में लगे थे ढेरों जंग लगे ताले। दिलों में लगे थे ढेरों जंग लगे ताले और मस्तिष्क की दीवार पर टंगी थी अनेकों चाबियां। उस गुमनाम राह पर चलकर दिल तक पहुंचने की मैंने की थी एक कोशिश, किंतु मेरे हाथ आई वो बेनाम सी चाबी जो तुम्हारे दिल पर लगे ताले से नहीं मिलती थी। बहुत सही। तो कुछ भी लिखा जा सकता है अगर आप लिखने को आए तो। ध्वनि है, जैसे हमारे घर में बोला जाता था, सबके घरों में शायद ऐसे ही बोला जाता है, बोली अच्छी बोली है, और शायद कबीर बानी भी यही है कि बोली ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। तो बोली जो होती है ना, शीतल करे, आपको शीतल करे। ब्रह्मांड में घूमती है और आपको लौट के आती है, जिसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना लोग अभी। हाँ, लोग जाते हैं ना पहाड़ों पे और चिल्लाते हैं लव पॉइंट्स पे कि ये लव पॉइंट है आपका, आवाज लौट के आएगा। तो इसी तरह ब्रह्मांड में हमारी अच्छी और बुरी बातें, इसीलिए बोलते हैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह की बातें होती हैं, तो हमेशा जब भी बोलते हैं तोल मोल के बोल वाली बात है। तो अच्छी बातें बोलिए ताकि ब्रह्मांड जब सुनता है तो आपको अच्छी चीजें लौटा सके, ब्रह्मांड आपको बुरा ना लौटाए कभी। तो इस ध्वनि पे लिखी है, बहुत सारी चीजों सुनाइए ना। लिखी है ध्वनि पे। एक अब तो मैं चाहूंगी कि अब जाते जाते दर्शकों को ढेर सारी कविताएं और कुछ पंक्तियां सुना दें। ध्वनि, ये कविता है। इस ब्रह्मांड में गूंजती है ध्वनि, टकराती है पहाड़ों से, चट्टानों से, नदिया से, दरिया से, स्वर तरंगों का एक औरा बनाती है। ये ऊर्जा समा जाती है मेरे अंदर, जहां ध्वनि का एक ब्रह्मांड गूंजता है दिन रात, जो उत्पन्न होता है विचारों से। मैं रुकती नहीं, निकल जाती हूँ इस ध्वनि की धारा को सुनने। मधुर ध्वनियां अपने आसपास से आती तरंगों से जब गूंजती है मंदिर की घंटी, मस्जिद से अजान की आवाज, गुरुद्वारे से वो शब्द मीठी वाणी, चर्च में एक सुर में आस्था के गीत गाते संगीत के स्वर जैसे। जाती है ईश्वर के पास प्रार्थनाएं, कबूल हो जाती हैं दुआएं। दूर कहीं प्रेमी युगल जोड़ा जब चीखता है वादियों में, अपने प्रेम की सत्यता को स्थापित करने, तब प्रतिध्वनियां लौटती हैं इस ब्रह्मांड में, विचरती हुई सदियों बाद आपके पास, आपके अच्छे बुरे कहे अनकहे शब्दों का इतिहास दोहराती हुई, आपको याद दिलाती हुई वो एक एक शब्द जो ध्वनि बनकर गूंजते रहे, विचरते रहे जंगलों, पहाड़ों, आसमां में, फैले ग्रहों, नक्षत्रों में। वो लौट सुनाई देते हैं आपकी ही बातों को याद करवाते हुए। इसलिए अक्सर सुना था बड़े बुजुर्गों से, वाणी अच्छी बोलिए ताकि जब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी धरोहर लौटाए तो तुम खुश हो जाओ, कभी ग्लानि या पश्चाताप से ना भरो, क्योंकि ध्वनि की उम्र बहुत लंबी होती है, उम्र दराज होती हैं ध्वनियाँ, तुमसे और तुम मुझसे भी ज्यादा, मेरे और तुम्हारे ना रहने पर भी इसकी तरंगे गुंजायमान होती हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में। बिल्कुल रियलिस्टिक। बिल्कुल, आप नहीं भी रहेंगे लेकिन आपकी कही हुई बातें शायद सदियों तक दोहराई जाएंगी, कही जाएंगी कि उसने ये कहा था। तो जब भी बोलिए अच्छी बोलिए। तो ये सब मैं समाज को यही चीजें देती हूँ कि अच्छा बोलिए, अच्छा कर्म कीजिए। तो जितना कुछ दे जाऊंगी शायद बाद में गूंजती रहे आवाजें। आखिरी प्रश्न आपसे करेंगे क्योंकि शायद आपसे बात करने लगे तो मेरी हमेशा का ये मेरा डायलॉग होता है कि सुबह से शाम, शाम से रात हो जाए पता नहीं चलेगा, और रियलिटी है ये, जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसी मेरी उम्र है, जैसी आपकी उम्र है, तो बहुत कुछ मैं सीख सकती हूँ, बहुत सारे अनुभव आपने लिए हैं। और आपको एक चीज़ बताऊँ कि मोना जी वो फ़ोटोशूट वाली समाज सेवी नहीं है, माफ़ी चाहूँगी, शायद बहुत लोगों को बुरा लग जाए। ये चुपचाप से लोगों का जिनको ज़रूरत होता है उनका खुद दरवाज़ा खटखटाती हैं, उन्हें मदद करती हैं जितना हो सकता है इनसे, और काफ़ी बार संस्थाओं में भी जुड़ी, लेकिन इनका सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होने की वजह से ये एकाकी, एकला चलो रे वाले ये पे चल रही हैं। तो कैसा लगता है जब मदद करते हैं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है बस, और बच्चों को भी वो चीज़ सिखा रहे हैं, या समाज में कभी फ़ोन आया, लोगों की मदद कर दी चुपचाप से, आत्मसंतुष्टि क्या होती है? आत्मसंतुष्टि, जब आप सुकून पा जाओ अपने अंदर, एक शब्द एक शब्द है सुकून। जब आपको सुकून मिल जाता है ना, तो
आप सब कुछ पा लेते हैं। आपको ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जगह जगह भटक कर। अभी मैं छोटा सा वाक्य ही बताती हूँ आपको। मैं अमृतसर गई थी अभी अभी करमजीत के जाने के बाद बहुत मन विचलित था, मेरे बेटे का भी और हम सभी का। तो हमारी टिकटें तो बनी हुई थी, तो हमने चाहा कि हम माथा टेकाएं। जाना कुछ और तरीके से था, गए कुछ और तरीके से। तो जाके सुकून लगा ईश्वर भी उदास है, शायद कहीं गलती हो गई उनसे भी। तो वहाँ पर जब हम लंगर छक के नीचे उतरे तो सेवा करने वाले एक व्यक्ति ने अचानक से मेरे बेटे को पीछे से हाथ दिया और बोला कि मेरे ना यहाँ सेवा करते करते कपड़े फट गए हैं, तो मैंने ना दर्जी को सिलने के लिए दिया, पर मेरे पास सिलाई नहीं हो पा रही, आप देंगे मुझे? तो मेरे बेटे ने उसे तुरंत 500 दे दिए और कहा कि आप ले आइए अंकल, और उसके पैर छुए, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को वो संस्कार दिए हैं कि आपको कभी कोई मदद के लिए बोले तो आप जरूर खड़े होइए, चाहे वो आधी रात ही क्यों ना हो। तो उसने दिया। उसके बाद उसने बोला, मम्मा मैंने ठीक किया क्या कि कोई यहाँ पे लोग ऐसे ही मांगते तो नहीं? मैं बोले नहीं, गुरुद्वारों में तो या मंदिर में कहीं भी देखा जाए तो लोग मांगते हैं, लेकिन ठीक है, अपना कर्म हमेशा अच्छा करना चाहिए। लेकिन जिनके बारे में पता चल जाता है उनको मैं नहीं देना पसंद करती हाँ। हूँ, लेकिन जिनके बारे में नहीं पता है और वो अगर वही गुरुद्वारे की जगह पे, इतनी पवित्र जगह पे अगर झूठ बोल रहा है तो ये उसके कर्म कर रहा है। तो मैंने उसको वही बोला, वो उसका कर्म है, तुमने अच्छा कर्म किया, इसलिए ईश्वर उसका तुमको देख रहे हैं, ईश्वर तुमको। और हो सकता है मैंने बहुत पहले अपने स्कूल टाइम में पढ़ी थी कविता, दरिद्र ही नारायण, तो वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि मतलब कोई भी जो है वो कभी भगवान कभी उसी रूप में ही आ जाते हैं। तो हमेशा अगर मुझे ईश्वर ने उतना देने के लिए समर्थ बनाया है तो मैं बस उतना दे देना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक हाथ दो, दूसरे हाथ को पता ना चले, सेवा वही होती है। तो मैंने वही बच्चों को भी सिखाया और वही मैं खुद भी करती हूँ। मैं बस्ती के बच्चों को पढ़ाती भी हूँ जाके, और वहाँ की औरतों को भी जागृत करती हूँ उनके अधिकारों के लिए। वो अगर एक अचार भी बहुत अच्छा बनाती है तो मैं चाहती हूँ कि उनका अचार मार्केट तक आए। हाल ही में एक बच्ची को आपने कितने अच्छे से पुश किया, वो हाथों से मूर्ति बनाई थी। बहुत जल्द आपको जो है वो इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा। एक बच्ची है जो काफ़ी अच्छा कलाकृति हाथों से करती है और मैडम उनको भी चाहती है कि आगे ले जाएं, स्कूल्स में एडमिशन कराना। बहुत अच्छा करती है, तो अभी कला किरण में वो ड्राइंग भी सीख रही है प्रवीण सर के वहाँ पे, उनके अंडर में। और मैं चाहूँगी कि मैं आगे मूर्ति भी उसको बनाना सिखाऊं। पृथ्वी जी से मैं बात जरूर करूँगी इसके बारे में, क्योंकि हमारे हजारीबाग में बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं और अगर ऐसे बच्चों को ज़रूरत है तो मुझे लगता है हर वो अच्छा इंसान मदद करने को आगे ज़रूर आते हैं। और हमें पता होना चाहिए, मैं जब इनरव्हील में भी थी ना, तो मैं जब सरकारी स्कूलों में जाती थी जहाँ बच्चे आंगनवाड़ी में आते थे करने के लिए, हम ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह रखते थे, तो वहाँ जो बच्चे ड्राइंग बनाते थे, मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे बच्चे नहीं बना पाएंगे, वो उनके पास सुविधा नहीं है सिर्फ। और अगर आप सुविधा देते हैं वो बच्चे भी आगे जाएंगे और बहुत आगे जाएंगे। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उन बच्चों को आगे लाऊं, उनको वो हक दे सकूं जो उनका हक बनता है। मैं चाहूँगी कि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी भी कस्बे में जाएं या किसी ये में जाएं तो हजारीबाग अपडेट्स की टीम को साथ लेके जाएं, और हम भी कोशिश करेंगे कि उनकी जो समस्याएं हैं उन लोगों की या उनकी जो ज़रूरतें हैं हम आवाज़ बन पाएँ, जैसे हर बार हम कोशिश करते हैं आप लोगों की दुआओं से आवाज़ बनने की, और फिर इस तरह के कोई समाज सेवी आकर के उनका हाथ थाम लें। जरूर, बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगी कि सूरज चाहे जितना भी तपिश से चमकता हो पर आपको पिघला नहीं सकता, क्योंकि आपने उसकी तपिश को अपनी मुट्ठी में भर रखा है। तो ये आपकी ताकत है और आपको सभी को बहुत बढ़ना चाहिए और अच्छे काम ही करना चाहिए, क्योंकि यही हम साथ लेके जाएंगे। साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं और हमारी अच्छाइयाँ जो हम पीछे छोड़ जाते हैं पीढ़ियों के लिए। तो इसलिए मैंने किताब भी शायद इसीलिए की है कि मेरी पीढ़ियाँ या समाज में जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो कुछ अच्छा पढ़ सकें। जाहिर तौर पे अच्छा करते हैं वो भी पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं, बुरा करते हैं तो ध्यान रखिएगा वो भी पीढ़ियों के लिए छूट जाता है, छोड़ के जाते हैं। क्योंकि आपको कभी आप शायद गलत करके चले जाएंगे, लेकिन आपकी पीढ़ियों की आपकी गलती की सजा उनको मिलेगी और उनको ये सुनने को जरूर मिलेगा कि आपके परिवार से तो ऐसे लोग थे। तो वो अपनी छवि कभी नहीं अच्छी बना पाएंगे, इसलिए अपनी छवि हमेशा अच्छी बनाइए। किसी को तकलीफ पहुंचा के कभी कोई ऊंचा नहीं बन पाया है, तो कभी भी ऊंचा कोई बन भी नहीं सकता है। इसलिए हमेशा अच्छा इंसानियत जगाए रखिए और खुद भी अच्छे बने रहिए।
मदद करिए सबकी और खुश रहिए। आप जो नींद सोएंगे ना, आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं छुएगी और आप बड़ी अच्छी सुकून की नींद सोएंगे। जाहिर तौर पे। तो खुशी होती है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के बहुत खुशी होती है। मेरी एक पंक्ति थी, जब मैंने कोरोना के टाइम में लोग आए थे मेरे को हेल्प करने के लिए कहा था, तो मैंने खाना मतलब जितना रॉ फूड था वो दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था हम हर दिन बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हॉस्पिटल के बाहर। तो मैंने रॉ फूड दिया था, तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि उस बच्चे की थाली में 2 रोटी किया, ईश्वर मुस्कुरा उठा उसके चेहरे पे। तो हमेशा वही करिए कि इस पर अगले के चेहरे पे मुस्कुरा के आपको आशीर्वाद दे जाए। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हजारीबाग अपडेट्स का, जिन्होंने मुझे याद किया और मैं कुछ दे पाई अपने समाज को, अपने हजारीबाग को, और अपना अच्छा कुछ दे पाई। और मैं चाहती हूँ कि हजारीबाग अपडेट बहुत आगे जाए, बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे खुशी होती है, मैं बेबाक लिखती हूँ और हमेशा लिखती हूँ, जहाँ कमियाँ होती हैं, जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वो भी लिखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत आगे बढ़ें। बहुत शुभकामनाएं मेरी, और अक्षय तृतीया वाले दिन पूरे आपके देखने वाले सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और यही हमारी अमानत है, जो यहाँ बैठे हुए कोई भी गेस्ट ऐसे शुभकामनाएं दे के चले जाते हैं, या फिर आप जैसे एक एक परिवार जो जुड़ा है हजारीबाग अपडेट से, वो जो दुआएं देता है, वो जो कमेंट करता है, वो जो कमेंट्स के माध्यम से कभी कभी हमें झकझोरता है, याद दिलाता है कि आपकी ताकत क्या है, आपको कैसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। और यही सब हमारी ताकत है, यही हमारे मनोबल को और ऊंचाइयों तक छूने देता है। इसके साथ इजाजत चाहूंगी। टॉक विद अपराजिता के साथ फिर नित नए दिन नए गेस्ट के साथ जुड़ूंगी। हालांकि हर दिन तो नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट सप्ताह में 2-3 ऐसे गेस्ट से आपकी मुलाकात जरूर करवाऊं, जिन्हें सुनकर आपको बेहद खुशी मिले, कुछ सीखने का मौका मिले। शुक्रिया।